शिष्य अभी बिखरना ही शुरू हुए थे कि उन्होंने देखा राघव ने ब्लड रिंग निकाला और अपने हाथ पर कट लगा लिया। उसका खून उसके बैज पर टपक पड़ा। एल्डर्स के चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि राघव कुछ बेहद पागलपन करने वाला है। घंटी की गूंजती आवाज पूरे आकाश में फैल गई और निकल रहे एल्डर्स ठिठक गए। केवल एल्डर मास्टर का स्वरूप पहले ही गायब हो चुका था। कोई नहीं जान पाया कि वो कब चला गया। नासिर, मैं राघव अपने कोर डिसाइपल होने की हैसियत से तुम्हें जीवन मरण की चुनौती देता हूं। अपने खून से इस घंटी को बजाकर सभी से गवाह बनने का अनुरोध करता हूं। राघव की तलवार जमीन पर टिकी थी और उसका खून उसके बैज को पूरी तरह ढक चुका था। उसने बैज के भीतर ही बैटल पैक्ट का यंत्र सक्रिय कर दिया। परीक्षा से पहले सभी शिष्यों को एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के नियम बताए गए थे। उन अनगिनत नियमों में से एक था कि यदि शिष्यों के बीच अटूट शत्रुता हो तो वे एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि ये केवल समान स्तर वालों के बीच हो सकती थी। इनर सेक्ट डिसाइपल्स केवल इनर सेक्ट डिसाइपल्स को चुनौती दे सकते थे, वे आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को नहीं। राघव ने जैसे ही कोर डिसाइपल का बैज पाया तुरंत चुनौती दे दी, और वह भी साधारण चुनौती नहीं। खून से घंटी बजाकर उसने जीवन मरण की चुनौती दी। ऐसी चुनौती केवल कोर डिसाइपल्स ही दे सकते थे। यह दर्शाता था कि शत्रुता अब इस हद तक बढ़ गई है, या तो तुम मरो या मैं मरूं। कोर डिसाइपल्स एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के प्रमुख स्तंभ होते थे, इसलिए उनके बीच जीवन मरण की चुनौती के लिए घंटी बजाना आवश्यक था। इसका तात्पर्य था कि पूरे संप्रदाय का ध्यान अब इस पर केंद्रित होगा। राघव, मूर्खता मत करो। रितेश का चेहरा बदल गया। हाँ, अच्छा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है राघव, मैं स्वीकार करता हूं। रितेश बोल भी नहीं पाए थे कि नासिर ने अपना अंगूठा काटकर खून अपने बैज पर टपका दिया। घंटी की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार आकाश से 2 प्रकाश स्तंभ उतरे और दोनों को ढक लिया। क्षण भर में उनके शरीर धुंधले हो गए और उन प्रकाश स्तंभों से अलग थलग हो गए। ये जीवन मरण की चुनौती के नियमों के अनुसार था। इसकी पुष्टि होने पर उन्हें जीवन मरण के मंच पर ले जाया जाएगा। सभी शिष्य दंग रह गए। ये घटना इतनी अचानक हुई कि उन्हें समझने का समय तक नहीं मिला और दोनों प्रकाश स्तंभों में बंध गए। लेकिन ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स राघव को समझते थे। वे जानते थे कि वो कभी चुप नहीं बैठ सकता, उसे जरूर प्रतिशोध लेना था। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, उसके पीछे चल रहे अन्य शिष्य भी ये बात समझ गए, लेकिन वे कभी अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि राघव उनकी इतनी परवाह करेगा। वो पहले ही उनके लिए बहुत कुछ कर चुका था। चाहे यही बात खत्म हो जाती, वे फिर भी जीवन भर उसके ऋणी रहते। मामला पहले ही समाप्त हो चुका था। वे लोग पहले ही मर चुके थे, लेकिन राघव अपने दिल की हत्या की भावना को दबा नहीं सका। जब तक वह प्रतिशोध न ले, तब तक वह चैन से नहीं बैठ सकता था। यहां तक कि शांभवी, गणेश और अन्य भी चौंक गए। राघव निस्संदेह पागल था। पागल लोग बहुत भयावह होते हैं। उसने तो एक रात भी इंतजार किए बिना प्रतिशोध लेना चाहा। देवदत्त और अरुण व्यंग्य से मुस्कुराए। उनकी नजर में राघव बस खुद को मरवाने निकला था। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि उनकी शक्ति कितनी ऊंची थी। उनके बीच एक ऐसी खाई थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। मुकुल, भुवन और शाहिद बेहद प्रसन्न थे, क्योंकि उनका भी उससे बैर था। मुकुल को राघव ने पहले यातनाएं दी थी और वह उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। हॉल मास्टर शिवेंद्र, 2 कोर डिसाइपल्स ने जीवन मरण की चुनौती दी है। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? रवि ने व्यंग्य से कहा। उसे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। यह सौभाग्य अचानक उसके सामने आ गया था। राघव ने खुद आगे आकर अपनी मौत तय कर ली थी और वो अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। दोनों ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। अब केवल शिवेंद्र की मंजूरी की आवश्यकता थी और जीवन मरण का युद्ध मंच खुल जाएगा। अब जब शिवेंद्र चुपचाप खड़ा रहा तो रवि खुद को रोक नहीं सका और उसे उकसाने लगा। वह राघव की मौत देखने के लिए बेचैन हो रहा था। अचानक शिवेंद्र मुस्कुराया। शुरू में वह भी राघव की हरकत से चौंक गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि राघव क्या सोच रहा है। जैसे ही वो तय कर रहा था कि इस युद्ध को अनुमति दे या नहीं,
उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी और वो शांत हो गया। उसने 1 फुट लंबा शतरंज बोर्ड निकाला। हजारों रून उस पर घूम रहे थे, उसे एक चमकदार दृश्य बना रहे थे। ये वो औजार था जिससे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के हजारों परीक्षा और साधना स्थलों को नियंत्रित किया जाता था। ये देखकर रवि की आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। एल्डर हॉल के पास इतनी अधिक सत्ता इसीलिए थी क्योंकि वे इतनी सारी संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे, जबकि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के पास केवल संप्रदाय के नियम लागू करने का अधिकार था। यद्यपि वह एक महत्वपूर्ण विभाग था, पर उसकी प्रतिष्ठा एल्डर हॉल जितनी ऊंची नहीं थी। संप्रदाय में शामिल होने के पहले 3 महीनों तक जीवन मरण की चुनौती देने की अनुमति नहीं है, लेकिन चूंकि तुम्हारे अंदर इतना क्रोध है तो मैं तुम्हें ये लड़ाई करने की अनुमति देता हूं। हालांकि इसमें अपने प्रतिद्वंदी को मारना मना है। अगर तुम सहमत हो तो युद्ध आगे बढ़ेगा, अगर नहीं तो इस चुनौती को रद्द कर दिया जाएगा। अगर फिर निजी तौर पर लड़े तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा, शिवेंद्र ने घोषणा की। असल में ये शिवेंद्र के शब्द नहीं थे, बल्कि उससे ऊपर किसी के। वो बस उनका आदेश लागू कर रहा था। शिष्य स्वीकार करता है, नासिर चिल्लाया। शिष्य भी स्वीकार करता है, राघव ने कहा। तुम दोनों बेहतर होगा ध्यान रखो, किसी भी तरह की बुरी सोच मत पालना और गलती से भी अपने प्रतिद्वंदी को मत मार देना। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें एक्सुएंशन दाओ सेक्ट से निष्कासित कर दिया जाएगा। शिवेंद्र ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। उसे मार देना तो उसे बहुत आसान छुटकारा देना होगा, नासिर ने चेहरे पर एक दुष्ट भाव के साथ कहा। राघव ने कुछ नहीं कहा। क्या बस निष्कासन ही तो था? तो फिर कोई बात नहीं। दोनों की आपत्ति न देखकर शिवेंद्र ने चेसबोर्ड सक्रिय किया। सभी के सामने का दृश्य बदल गया और वे एक विशाल युद्ध मंच पर पहुंच गए, जहां राघव और नासिर केंद्र में खड़े थे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के मूल में स्थित एक भूमिगत महल में एल्डर मास्टर एक आसन पर बैठे थे। उनके सामने एक प्राचीन चेसबोर्ड रखा था। उस पर काले और सफेद मोहरों का संतुलन जमे हुए था। एल्डर मास्टर एक सफेद मोहरा हाथ में लिए लंबे समय से उसे रखने की स्थिति ढूंढ रहे थे, पर सफल न हो रहे थे। आखिरकार उन्होंने वो मोहरा एक साधारण कोने में रख दिया। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी। ये तो निरर्थक चाल है। यह आवाज चेसबोर्ड के उस पार से आई थी, मानो कोई वहां बैठा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे कोई चाल मायने रखती हो या नहीं। जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए। 2-4 कदम उठाए बिना पूरी स्थिति भला कैसे देखी जा सकती है? एल्डर मास्टर ने आलस्य भरे स्वर में कहा। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? वो प्राचीन आवाज थोड़ी असंतुष्टि के साथ बोली। ये छोटा सा व्यक्ति साहस नहीं करता। उस छोटे लड़के के लिए आपने मुझे एकांत से बाहर खींच लिया। जानते हैं, मैं अभी अभी थोड़ी समझ हासिल करने ही लगा था, एल्डर मास्टर ने बेप्सी में कहा। अगर बात इतनी महत्वपूर्ण न होती तो मैं तुम्हें बाहर क्यों निकालता? रीइंकार्नेशन मिरर पहले ही चेतावनी दे चुका है। जिसने उस समय इसमें दरार डाली थी वो व्यक्ति अब आ चुका है। मैंने पहले ही शिवेंद्र और बाकी को चेताया था कि राघव के साथ न तो आसानी बरते और न ही विरोध, लेकिन उस लड़के की उत्पत्ति भयावह है। रीइंकार्नेशन मिरर बस उसका हिमखंड का सिरा ही देख पाया, इससे पहले कि वह भी चकनाचूर हो गया। वह ज्यादातर संभवतः एक डाइवर्जेंट है। अब जब वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट आ गया है, ये या तो बेहद अच्छा साबित हो सकता है या फिर पूरे संप्रदाय के विनाश का कारण। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम गंभीर रहो, उस बूढ़ी आवाज ने चेताया। अगर तुम मुझे इतना करीब से देखने वाले हो तो खुद ही ये काम क्यों नहीं कर लेते? एल्डर मास्टर ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं भी अभी एक महत्वपूर्ण चरण पर हूं और एकांत में जाना होगा। मुझे कहां समय है उसकी देखभाल करने का? आवाज ने ठंडी सांस ली। तो चूंकि तुमने ये काम मुझे सौंपा है तो मुझे ही संभालने दो। मुझे बास की तरह घूरने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना ढंग है काम करने का और तुम चिंता मत करो, एल्डर मास्टर ने कहा। ठीक है, तुम्हें ही सौंप देता हूं। उसके बाद वह पुरानी आवाज मौन हो गई और केवल एल्डर मास्टर चेसबोर्ड को देखता रह गया।
कितने वर्षों से ये खेल चल रहा था ये पता नहीं। सब जमे हुए थे, चाहे कोई भी चाल चले स्थिति में बदलाव नहीं आता था। एक बार ये बांध टूटा तो मुझे अगले प्रबंध के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। जीत या हार अनिश्चित है, एल्डर मास्टर ने लंबे समय बाद हल्की सांस लेकर कहा। मंच पर राघव और नासिर एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके बीच का मारक इरादा बिल्कुल भी छिपा नहीं था। वातावरण तनावपूर्ण हो गया। क्या सीनियर शिष्य भाई राघव जीत पाएंगे? एक डिसाइपल ने चिंतित होकर पूछा। आज से याद रखना, उन्हें सीनियर शिष्य भाई राघव मत कहना, उन्हें बॉस कहो, क्योंकि बॉस तुम सबको भाई मानते हैं। सीनियर शिष्य भाई राघव सुनने में न ताकतवर लगता है और न ही शाही। दूसरी बात, याद रखना कि बॉस एक अजय युद्ध देवता है। कम से कम अपने समान रियल्म में तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता, अर्जुन ने कहा। अर्जुन राघव को सबसे अच्छे से समझता था। उसे पता था कि शुरुआत में राघव को बस इन डिसाइपल्स पर थोड़ी दया आ गई थी। उसने ज्यादा नहीं सोचा था, केवल थोड़ा मदद करने का निश्चय किया था। पर जब वे मिलकर लड़े, भरोसे का रिश्ता बना और संकट में साथियों के लिए जान देने का जज्बा दिखाया, तब जाकर राघव की भावनाएं बदली। उसे ड्रैगन ब्लड लीजन की शुरुआत याद आई। मानव भावनाएं विचित्र होती हैं। पता नहीं कब राघव के भावनाओं का रूप बदल गया, लेकिन अर्जुन जानता था कि अब राघव इन गर्म खून वाले लड़कों का नेतृत्व करने की ठान चुका है। धन्यवाद बॉस अर्जुन, अब मैं समझ गया, डिसाइपल ने आभारी स्वर में कहा। क्या बकवास, बॉस तो केवल एक है। तुम मुझे ऐसा मत कहना, वरना मुझे मार पड़ेगी। अगर मेरी तारीफ करनी है तो मुझे हैंडसम गॉड कह सकते हो, अर्जुन ने कहा। अब बात बंद करो, बॉस हमला करने वाले हैं। मनोज ने दोनों को रोका। सभी ने तुरंत युद्ध मंच की ओर निगाहें मोड़ दी। 30 मील लंबा युद्ध मंच नीलहरे पत्थरों से बना था, मानो एक दमक एक ही शरीर हो। मंच के चारों कोनों से 4 स्तंभ आकाश तक उठ रहे थे और एक तेज प्रकाश पूरे मंच को ढके हुए था, जिससे बाकी सभी बाहर ही रुक गए। मंच के बीचों बीच राघव और नासिर एक दूसरे को घूर रहे थे। नासिर ने राघव के फ्लेम ड्रैगन पर अचानक हमला करके उसे अपने अर्थ फ्लेम से निगलना चाहा था, लेकिन वह भयानक रूप से असफल हुआ। उसकी अपनी फ्लेम बीस्ट उससे छिन गई। अब दोषी को अपने सामने खड़ा देखकर वह नफरत से भर गया। राघव, शुक्र मनाओ कि यह जगह एक्सपेंशन दाओ सेक्ट है, वरना मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपंग करके इसकी कीमत नहीं वसूल सकता। राघव ने उसे देखा और सिर हिलाया। तुम बस एक मूर्ख हो। क्या सच में सोचते हो कि मामला इतना साधारण है? तुम्हें लगता है कि हमारे बीच की दुश्मनी केवल उस अर्थ फ्लेम बीस्ट तक ही सीमित है। तुम गलत हो, और बेहद गलत। मुझे को डिसाइपल बनने से रोकने के लिए तुमने मेरे फ्लेम ड्रैगन पर गुपचुप हमला किया। शुरू में तो यह केवल हम दोनों के बीच का निजी बैर था। साधना के मार्ग पर चलने वालों के लिए कठोर प्रतिस्पर्धा और लड़ाई स्वाभाविक है, ये गलत नहीं था। लेकिन मूर्ख, तुम्हें स्थिति पर ध्यान देना चाहिए था। उस गंभीर पल में तुम्हारे कर्मों ने 10,000 से अधिक निर्दोष शिष्यों की जान ले ली। क्या तुम सोचते हो कि यह मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा? इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकता। शायद तुम्हारी नजर में, या शायद संप्रदाय के नियमों की नजर में, तुम्हारा कृत्य गलती नहीं था। तुम्हारे पास दंड से बचने का बहाना भी है, लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो साधारण रास्तों पर नहीं चलते। जैसे कि मैं, मुझे तुम्हें दंडित करने के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं है, और न ही मैं किसी बेकार सबूत को इकट्ठा करने का इच्छुक हूं। मैं सीधे और स्पष्ट रहना पसंद करता हूं। मेरे लिए सारे नियम बकवास है। अब जब तुम इस युद्ध मंच पर आए हो, तो हम दोनों में से केवल एक ही जीवित बाहर जाएगा। राघव की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और अटल संकल्प से भरी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो इस मूर्ख को मार ही डालेगा, यहां तक कि अगर उसे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट से निष्कासित भी होना पड़े। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को छोड़कर बाकी सभी चौंक गए। अब साफ हो गया कि राघव की पहले की सहमति महज औपचारिकता थी। उसका लक्ष्य नासिर को मारना ही था। हाँ,
तुम मुझे मारना चाहते हो? अच्छा, कितनी बड़ी इच्छा है, लेकिन ऐसा कचरा जो सेलेस्टियल भी नहीं है ऐसी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकता, नासिर हंसते हुए बोला। एक सर्वोच्च स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में उसने कभी किसी को इतना घमंडी नहीं देखा था कि वह उसकी हत्या करने की बात करे। देवदत्त, गणेश और अरुण ने भी व्यंग्य से ठहाका लगाया, यहां तक कि शांभवी ने भी सिर हिलाया। बड़ी बहन शांभवी, क्या राघव जीत सकता है? रंजिता ने चिंतित होकर पूछा। हालांकि राघव ने उसे 2 बार ड्रैगन ब्लड लीजन में शामिल नहीं होने दिया, जिससे उसे बुरा लगा। फिर भी उसके दिल में राघव की छवि ऊंची बनी रही। उसके लिए राघव एक जीवंत और सकारात्मक व्यक्ति था, जिसकी मजाकिया बातें उसके दिल को गर्माहट देती थी। अब देवदत्त और बाकी लोगों के व्यंग्य भरे हाव भाव देखकर उसका दिल डूब गया। उसके जीतने की संभावना बहुत कम है। सच कहूं तो कोई संभावना ही नहीं है, शांभवी ने जवाब दिया। क्या आपको यकीन है? राघव बेहद शक्तिशाली है, रंजिता ने कहा। मूर्ख लड़की, हालांकि तुम भी रैंक 5 सेलेस्टियल हो, लेकिन तुमने स्पिरिट पूल का बपतिस्मा नहीं पाया है। जब तक तुम स्वर्ग और धरती के साथ एक होने के स्तर तक नहीं पहुंचती, बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम नहीं समझोगी। हालांकि राघव उन बदबूदार आदमियों में से है, लेकिन कम से कम वो असली मर्द है, उन अभिमानी और ढीठ आदमियों जैसा नहीं जो सोचते हैं कि दुनिया की सारी स्त्रियां उन्हीं की हैं। पर वह सेलेस्टियल नहीं है, और चाहे उसे कोई चमत्कार ही क्यों न मिल जाए, फर्क साफ है, वो उस खाई को कभी नहीं पाट सकता, शांभवी ने कहा। उसके अवसरों को नजरअंदाज करते हुए भी पुरुषों को अधिक न पसंद करने वाली शांभवी के मुंह से ऐसी बातें निकलना इस बात को दिखाता था कि राघव की पहली भिड़ंत के बाद उसके प्रदर्शन ने उसे कुछ सम्मान जरूर दिलाया था, पर सम्मान ही था। वह उसकी जल्दबाजी और मूर्खता की प्रशंसा नहीं करती थी। आज भले ही वह मरे नहीं तो भी अपंग होकर जाएगा। यही नतीजे हैं ऐसा नीच बनने के। ये बात अचानक भुवन ने कही। वो हमेशा रंजिता के पीछे पड़ा रहता था, जबकि रंजिता उससे हमेशा दूरी बनाए रखती और उससे सीधे तौर पर बात तक नहीं करती थी। हालांकि वह कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। लेकिन जिस दिन उसने देखा कि रंजिता राघव से बात कर रही थी, सब कुछ बदल गया। उसने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी, नहीं उसके सामने इस तरह हंसी थी। झुंझलाहट में उसने राघव पर हमला किया, लेकिन उसे बार बार थप्पड़ मिले। उसका राघव के प्रति बैर चरम पर पहुंच गया। यही कारण था कि उसे खुशी थी कि राघव ने खुद को मार डालने की राह चुन ली है और नासिर को चुनौती दी है। जब उसने रंजिता को राघव की चिंता जताते सुना तो उसकी जलन और भड़क गई। राघव ने उसकी इज्जत छीन ली थी और उसकी रंजिता को पाने की चाहत भी कमजोर कर दी थी। अब तो रंजिता उससे नफरत भी करने लगी थी। जहां तक स्लट कहने की बात थी, यह ताने की तरह था। वो राघव को गाली दे रहा था, लेकिन साथ ही रंजिता को भी, क्योंकि ये शब्द औरतों के लिए सबसे नीची गाली थी। लेकिन भुवन को अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक शब्द उसकी बर्बादी बन जाएगा। वो भूल गया था कि शांभवी वहीं खड़ी थी। एकाएक अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां इकट्ठी होकर एक भाला बनी और सीधा भुवन के सीने को भेद गई, जिससे उसके सीने में एक बड़ा छेद हो गया। अपना गंदा मुंह साफ रखो, अगली बार ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, शांभवी ने ठंडी आवाज में कहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शांभवी अचानक हमला कर देगी, और उसका हमला इतना घातक और बिना चेतावनी के होगा। उसने भुवन को बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। इससे हर कोई चौंक गया। क्या सच में रैंक 5 सेलेस्टियल्स के बीच का फर्क इतना बड़ा होता है? अगर शांभवी सच में उसे मारना चाहती तो भुवन अब तक मर चुका होता। भुवन चौंक गया और क्रोधित भी हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से खून की बौछार निकल पड़ी। वह भयभीत हो गया जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी चोट को ठीक नहीं कर पा रहा है। उसका हृदय नष्ट हो चुका था, खून बह रहा था और उसका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा था। शांभवी के हमले में एक अजीब ऊर्जा थी जिसने उसकी हेवनली दाव ऊर्जा को निष्क्रिय कर दिया था। अगर यह चलता रहा तो सचमुच उसका खून पूरी तरह बह जाएगा और वह मर जाएगा। अचानक
एक बड़ी हथेली ने भुवन के शरीर पर थपकी दी। एक विचित्र तरंग फैली जिसने शांभवी की ऊर्जा को मिटा दिया। तभी भुवन अपनी हेवनली दाओ ऊर्जा का उपयोग करके खुद को उपचारित कर पाया, लेकिन चोट ठीक करने के बाद भी उसने भारी मात्रा में खून खो दिया था और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। उसने भय से शांभवी की ओर देखा और अंततः समझ पाया कि ये औरत कितनी भयावह थी। शांभवी, तुमने हद पार कर दी, देवदत्त ने भौहें तानते हुए कहा और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर वह न होता तो भुवन की हालत बहुत गंभीर हो चुकी होती। जैसे ही भुवन ने स्लट शब्द कहा था, देवदत्त को एक बुरा अनुमान हो गया था। वो उसे डांटने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भुवन के शब्द चाहे जितने अपमानजनक थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो देवदत्त का अधीनस्थ था। यहां तक कि अगर किसी कुत्ते को भी पीटना हो तो पहले उसके मालिक को देखना पड़ता है। शांभवी का यह हमला देवदत्त के चेहरे पर तमाचा था। क्या तुम देख रहे हो? यही अंतर है। राघव के पास जीतने का कोई मौका नहीं है, शांभवी ने रंजिता से कहा, मानो उसने देवदत्त को सुना ही ना हो। तुम? देवदत्त का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? मैं, शांभवी, किसी भी घटिया आदमी से कभी नहीं डरती। अगर लड़ना है तो आओ। शांभवी की आंखें ठंडी हो गई। शांभवी हमेशा एक अहंकारी परी जैसी लगती थी, लेकिन उसे अपने घमंड का पूरा हक था। वो न केवल एक स्वर्गीय परी जैसी सुंदर थी, बल्कि उसकी युद्ध क्षमता भी भयावह थी। कोर डिसाइपल्स में उसने अपनी सिल्वर लिजर्ड को सबसे तेज हराया था। हालांकि बाकी सभी कुछ शक्ति दबाकर रखे हुए थे। शांभवी ने भी अभी अपनी सच्ची ताकत प्रकट नहीं की थी, परंतु कम से कम सतह पर वह सबसे मजबूत लग रही थी, क्योंकि उसने सबसे पहले कोर डिसाइपल की जगह प्राप्त की थी। उसके लिए आगे अवसर होगा, देवदत्त ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और चुप हो गया। वो शांभवी को लेकर बेहद सतर्क था, लेकिन डरा नहीं था। बस अभी दुश्मनी मोल लेने का समय नहीं था। एल्डर्स भौहें चढ़ाकर देख रहे थे। आजकल के युवाओं में जरा सा भी सम्मान नहीं बचा था क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि वे वहां मौजूद हैं? यह झगड़ा कुछ समय के लिए सबका ध्यान अपनी ओर खींच गया, लेकिन जब मामला आगे नहीं बढ़ा तो सबका ध्यान वापस युद्ध मंच पर खड़े दो व्यक्तियों की ओर चला गया। राघव और नासिर दोनों को बाहर हो रही हलचल का कोई पता नहीं था। वो युद्ध मंच विशेष था। उनके हर एक्शन बाहर सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर वाले बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग थे, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के लड़ सके। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक रैंक 5 सेलेस्टियल बस एक शब्द के कारण अपनी जान गवाते गवाते बचा था। राघव, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश बेकार है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हें मारकर अपनी भविष्य की संभावनाएं खो दूं, लेकिन इस युद्ध मंच पर मैं तुम्हें कुत्ते की तरह कुचल दूंगा। नासिर ने अचानक अपने दोनों हाथ आपस में पटके। एक गगनभेदी गर्जना गूंजी और एक विशाल अग्निमय चीता युद्ध मंच पर प्रकट हुआ। जैसे ही वो फ्लेम लेपर्ड प्रकट हुआ, उसने एक आकाश गर्जन गर्जना की। अब वो 5 मील लंबा नहीं, बल्कि पूरे 8 मील का था। पहले से अलग उसकी देह के भीतर और बाहर प्रकाश का प्रवाह था। उसकी भयावह शक्ति ने चारों ओर की जगह को ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। उसने अपनी फ्लेम बीस्ट की शक्ति छुपा रखी थी। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स दंग रह गए। इनर सेक्ट ट्रायल के दौरान नासिर द्वारा बुलाया गया फ्लेम बीस्ट इतनी शक्ति वाला नहीं था। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि उस परीक्षा में शामिल हुए सभी शिष्य हक्का बक्का रह गए। उन्हें लगा था कि कोर डिसाइपल्स ने परीक्षा में अपनी पूरी शक्ति दिखाई थी, लेकिन अब साफ था कि उन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा था। यह साफ था कि नासिर ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। अगर उस समय उसने ये शक्ति दिखाई होती तो शायद वही पहला कोर डिसाइपल स्थान प्राप्त करता। राघव, अब दया की गुहार लगाने में देर हो चुकी है। आज मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। फ्लेम लेपर्ड राघव को घूर रहा था और उसके शरीर से ऊर्जा लहराने लगी थी। बस नासिर के आदेश का इंतजार था। सिर्फ ऐसी विशाल फ्लेम बीस्ट के सामने खड़े होकर ही उसकी असल भयावहता समझी जा सकती थी।
सिर्फ उसका आभा मंडल ही दूसरा सांस लेने में असमर्थ कर देता था। युद्ध मंच की बाधा बाहरी शक्ति के अंदर आ जाने से रोक रही थी, लेकिन भीतर की आभाएं बाहर पहुंच सकती थी। हालांकि ये बाहर वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, पर दबाव इतना था कि सबके दिलों पर पहाड़ रखे होने का अनुभव हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह मूर्ख हूं? तुम सोचते हो कि एक अर्थ फ्लेम बीस्ट मुझे घुटनों पर ला देगा? दिमाग तुम्हारे पास है भी या नहीं? राघव ने व्यंग्य से कहा। क्या अब भी तुम सच नहीं देख पा रहे हो? यह अर्थ फ्लेम बीस्ट मेरा सच्चा ट्रम्प कार्ड है। हार्ट रेंडिंग सैलमेंडर फ्लेम जिसे तुमने निगल लिया, वो अर्थ फ्लेम रैंकिंग्स में केवल 93वें स्थान पर है, लेकिन मेरी हेवनली नेट अर्थ कोर ब्लेज 85वें स्थान पर है। उसकी शक्ति उस सैलमेंडर फ्लेम से कई गुना अधिक है। अगर मेरी इच्छा होती तो अब तक मैं इसे अपनी अन्य अर्थ फ्लेम भी निगलवा चुका होता। तुमने खुद को बहुत आका है। तुम सोचते हो मेरी चीजें इतनी आसान है। तुमसे लिया गया मैं 10 गुना वापस लूंगा। नासिर के पीछे फ्लेम लेपर्ड दहाड़ उठा और अचानक राघव पर एक विशाल पंजे से हमला किया। वो पंजा छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राघव ने बचाव नहीं किया, बल्कि सीधे मुक्का मारा। बूम! पूरा युद्ध मंच हिल गया। फ्लेम लेपर्ड राघव के मुक्के से पीछे धकेल दिया गया। राघव भी सैकड़ों मीटर पीछे हट गया। मूर्ख! तुम सोचते हो अर्थ फ्लेम को बाहर न निकालने से वो निगले जाने से बच जाएगा। चिंता मत करो, जैसे ही मैं तुम्हें परास्त कर लूंगा, तुम्हारी अर्थ फ्लेम निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। नासिर ने पीठ पीछे हाथ बांधकर खड़े खड़े कहा, जैसे उसका फ्लेम लेपर्ड ही राघव से निपटने के लिए पर्याप्त था। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुक्कों से ही फ्लेम लेपर्ड का सामना जारी रखा, लेकिन बार बार उसे पीछे हटना पड़ा। क्या वरिष्ठ, क्या बॉस ठीक रहेंगे? एक शिष्य ने अर्जुन से पूछा। क्या मजाक कर रहे हो? वे तो अभी बस परख रहे हैं और बॉस की शक्ति तुम्हारे कल्पना से परे है। देखते रहो। अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। वो फ्लेम लेपर्ड की शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। उसका हर हमला पहाड़ चूर चूर कर सकता था। इसे देखकर सभी शिष्य कोर डिसाइपल की शक्ति से प्रभावित हुए। उनमें से कोई भी प्रहार उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन अर्जुन के विश्वास के बावजूद सब चिंतित हो गए, क्योंकि राघव बार बार पीछे धकेला जा रहा था। लोग हमेशा कमजोर के लिए सहानुभूति रखते हैं, और अब सभी की नजरों में राघव वही कमजोर था। खासकर स्त्रियां और भी अधिक सहानुभूति रखने लगी। हालांकि राघव विशेष रूप से सुंदर नहीं था, लेकिन लाल फूलों को हमेशा हरी पत्तियों की जरूरत होती है। अहंकारी नासिर की तुलना में राघव विशेष रूप से आकर्षक और प्रभावित करने वाला लगने लगा। यहाँ ज्यादातर शिष्य इन सेक्ट ट्रायल में शामिल नहीं थे और उन्हें उस समय की घटनाओं का पता नहीं था, लेकिन दोनों की बातों से ही सब जान गए थे कि राघव उन लोगों का बदला ले रहा था जो नासिर के कारण मारे गए थे। यही कारण था कि लोग उसके प्रति और अधिक सहानुभूति महसूस कर रहे थे। तुम कर सकते हो, राघव। अचानक भीड़ में से एक स्त्री चिल्ला उठी। ये क्या बकवास है? मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा? अर्जुन हतप्रभ था। कब से उसके बॉस की करिश्माई छवि इतनी बढ़ गई। जब वह दिखावा करता था तो लोग उसकी पूजा करते थे, और जब वह नहीं करता तब लोग उससे सहानुभूति रखते थे। आखिर उसे वही भाग्य क्यों नहीं मिला? एक के आगे बढ़ने से कई लोग राघव के लिए जयकार करने लगे, जिनमें अधिकांश स्त्रियां थी। नेहा भी हंस पड़ी। क्या सच में उस बदमाश में इतनी करिश्मा है? उसने क्यों कभी उसका ये रूप नहीं देखा? चुप रहो, बहुत परेशान कर रहे हो। अंदर वाले लोग बाहर की आवाज नहीं सुन सकते। मुकुल जोर से गरजा। इतने लोग राघव के लिए सहानुभूति दिखा रहे थे। यह देखकर वह पागल हो गया। मुकुल सच में अक्ल से खाली था। वो ये साधारण नियम तक नहीं समझ पाया कि औरतों पर कभी चिल्लाना नहीं चाहिए, खासकर तब जब सामने पूरा झुंड हो। इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? अगर हम उत्साह बढ़ाना चाहें तो क्यों न करें? तुमसे क्या मतलब है? हाँ, अगर सुनना नहीं चाहते तो मत सुनो। और जोर से खुद चिल्लाकर तुम और परेशान कर रहे हो। चेहरे से ही पता चलता है कि तुम बुरे आदमी हो। तुम तो साफ झलक से जल रहे हो उससे। कई लोग पहले जयकार नहीं कर रहे थे,
लेकिन मुकुल की गर्जना ने उन्हें उकसा दिया और वे भी शामिल हो गए, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। तुम्हारी औलाद, तुम सब। मुकुल ने अचानक महसूस किया कि एक बर्फ जैसी ठंडी किलिंग इंटेंट उस पर जकड़ गई है और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए और सभी लोग अजीब नजरों से उसकी ओर देखने लगे। जारी रखो, शांभवी ने बिना किसी भाव के मुकुल की ओर देखा। मुकुल के माथे से पसीने की एक बूंद टपककर जमीन पर गिरी। उसे ऐसा लगा मानो उसकी पीठ पल भर में पसीने से भीग गई हो। वो लगभग भूल ही गया था कि उसके पास एक भयावह राक्षस मौजूद था। भुवन तो बस अपनी जुबान के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अगर उसने दूसरी गलती कर दी तो इस दुनिया में शायद मुकुल नाम का कोई व्यक्ति बचा ही न रहे। मुकुल ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। अब उसने बोलने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उसने अपना निचला मुंह भी कसकर बंद रखा, मानो जरा सी हवा भी उसकी जान ले सकती हो। यह देखकर शांभवी के चारों ओर तैरती खूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे मिट गई और उसका ध्यान फिर से मार्शल स्टेज की ओर चला गया। इस समय राघव फ्लेम लेपर्ड के द्वारा कोने में धकेल दिया गया था। वह दहाड़ा और अपनी विशाल पंजे से राघव पर हमला किया। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। बूम! विशाल पंजा मार्शल स्टेज पर आ गिरा। कई लोग उछल पड़े। उन्हें लगा कि राघव कुचल गया है। क्या स्पीड है! अचानक किसी ने चिल्लाया। पता नहीं कब राघव हवा में प्रकट हुआ और एक जोरदार लात से फ्लेम लेपर्ड के सिर पर वार कर दिया। वो फ्लेम लेपर्ड दीवार जैसी अवरोध से टकराकर पिछली ओर उछल गया। वो गुस्से से दहाड़ा और अचानक एक विशाल फ्लेम स्फीयर छोड़कर राघव की ओर दागा। गोलक इतना बड़ा था कि राघव के पास बचने का मौका ही नहीं था और वो सीधे टकरा गया। डिसाइपल्स के बीच घबराई हुई चीखें गूंज उठीं। ये सब इतना अचानक हो गया। क्या राघव ने बस एक पलटवार किया और तुरंत मार डाला गया? तभी अचानक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। एक 10 मील लंबा फ्लेम ड्रैगन प्रकट हुआ और उसने अपनी पूंछ से फ्लेम स्फीयर को चकनाचूर कर दिया। राघव हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर बिजली, लाइटनिंग झिलमिला रही थी। वो विशाल फ्लेम ड्रैगन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था और एक प्रचंड आभा उठने लगी। ये ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को जोरदार जयकार करने पर मजबूर कर दिया। बॉस आखिरकार सच में गंभीर हो गया। यह आभा ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के लिए परिचित थी। इसका मतलब था कि राघव का वार्म अप खत्म हो गया और अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। जब यह आभा अवरोध को पार करके बाहर फैली तो हॉल मास्टर्स का चेहरा बदल गया। यह तो वो अनडिफीटेबल दांव पर चलता है। यह आभा बहुत स्पष्ट थी। इसका अहंकार और दबंगपन अपार था। यह वही आभा थी जो केवल उसी विशेषज्ञ के पास हो सकती है जिसे आज तक कभी हार का स्वाद न मिला हो। डिसाइपल्स भले ही इसका अर्थ न समझ पाए, लेकिन यह उन्हें कांपने पर मजबूर कर रही थी। तुमने आखिरकार अपने राशन निकाल ही लिए ताकि मेरी अर्थ फ्लेम बीस्ट को खिला सको, नासिर ने उपहास किया। हाँ, लेकिन मुझे चिंता है कि तुम्हारी अर्थ फ्लेम बीस्ट उसका पेट भर पाएगी कि नहीं। राघव ने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। उसकी बाह कांपी और फिर एक और ड्रैगन की गगनभेदी दहाड़ गूंजी। इस बार प्रकट हुआ एक और 10 मील लंबा ड्रैगन जो बिजली, लाइटनिंग से निर्मित था। दोनों ड्रैगन आपस में लिपटे हुए थे। उनकी गर्जनाएं आसमान को हिला रही थी। उनकी देह से निकलती प्रचंड रोशनी ने बाहर खड़े लोगों की आंखें चौंधिया दी। कितना दबदबा है! दोनों ड्रैगनों के बीच खड़ा राघव मानो देवता समान दिख रहा था। बाहर खड़े शिष्यों ने अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को देखा था, लेकिन इतना दबंग कोई नहीं देखा था। राघव का यह दबंगपन बाहरी दिखावा नहीं था, बल्कि उसकी हड्डियों के भीतर से निकलने वाला स्वाभाविक आभा मंडल था। यह आम तौर पर बाहर नहीं आता, लेकिन जब वह सचमुच लड़ाई में उतरता तो यह स्वयं जागृत हो जाता। यह भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे राघव जानबूझकर करता। यह 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की निशानी थी, जिसे छिपाया ही नहीं जा सकता था। जैसे ही राघव ने 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट चलाई, वैसे ही वो जंगली दबंग आभा फैल गई। ये वो आभा थी जो स्वर्ग और धरती के साथ मिलना अस्वीकार करती थी। सेंट्रल प्लेन्स के शिष्यों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स इस दृश्य के परिचित थे और उनका खून खौलने लगा।
हवा में खड़े राघव का दृश्य, जिसके चारों ओर 2 चमकते हुए ड्रैगन थे, विशेषकर युवा स्त्रियों पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। कितना सुंदर है। हेवन फीमेल अलायंस की एक युवती ने अनायास अपने हाथों को सीने पर कस लिया और श्रद्धा से उस आकृति को देखती रही। एक बदबूदार आदमी में क्या सुंदरता है, तुम्हें उसे पूजने की अनुमति नहीं है, शांभवी ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन यह कहते हुए भी उसने मान लिया कि इस समय का राघव वाकई दोबारा देखने लायक था। क्या तुम्हें लगता है कि 2 छोटे से टुकड़े बुलाने से तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारा फ्लेम ड्रैगन मेरी बीस्ट का भोजन बनेगा। नासिर अपनी अर्थ फ्लेम बीस्ट पर पूरा भरोसा रखता था। उसे दिखा दो कि असली भोजन कौन है, राघव ने आदेश दिया। शीन और जोरा दोनों दहाड़ उठे और नासिर के फ्लेम बीस्ट की ओर झपट पड़े। उन्हें निगल जाओ। नासिर ने भी अपनी फ्लेम बीस्ट को आदेश दिया। फ्लेम लेपर्ड दहाड़कर उछल पड़ा। मूल रूप से आग और बिजली के ड्रैगन अलग अलग उड़ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वे अचानक आपस में लिपटकर आग और बिजली का एक बवंडर बन गए। बूम! आग और बिजली साथ साथ फट पड़े और देखते ही देखते समूचा अवरोध अराजकता से भर गया। बाहर खड़े शिष्य अब भीतर का दृश्य नहीं देख पा रहे थे। वे केवल अराजक और अनियंत्रित ऊर्जा देख रहे थे। लेकिन बाहर खड़े होने पर भी वे जमीन को निरंतर हिलता हुआ महसूस कर रहे थे। अंदर क्या हो रहा है? कुछ शिष्य चिल्ला उठे। एल्डर हॉल मास्टर बुदबुदाए और धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए। 3 हाथ मुद्राएं बनाने के बाद युद्ध मंच और अवरोध तेजी से फैलने लगे। शिष्य डरकर चीख उठे और पीछे हट गए। बस कुछ सांसों के भीतर युद्ध मंच 10 गुना बड़ा हो गया। मंच के बढ़ने के साथ भीतर का दृश्य साफ हो गया। उन्होंने देखा कि बिजली और ज्वाला के ड्रैगन तीव्रता से फ्लेम लेपर्ड से लड़ रहे थे। हर बार जब उनके विशाल शरीर टकराते तो जमीन हिल जाती। ये एक अविश्वसनीय, पागलपन भरी और भयंकर लड़ाई थी जिसने सभी को दंग कर दिया। नासिर ने कभी नहीं सोचा था कि राघव के फ्लेम और लाइटनिंग ड्रैगन्स उसकी अर्थ फ्लेम बीस्ट का बराबरी से सामना कर पाएंगे। इस समय तक कोई विजेता या पराजित नहीं ठहराया जा सकता था। यह तो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग परिणाम था। उसे लगा था कि राघव का फ्लेम ड्रैगन अपने पहले अर्थ फ्लेम को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए तैयार भी नहीं होगा, और भले ही उसने कर लिया हो, तब भी उसकी शक्ति केवल हार्ट रेंडिंग सैलमेंडर फ्लेम के बराबर होती, उससे आगे नहीं, क्योंकि राघव का फ्लेम ड्रैगन उससे कमजोर था और निगलने के बाद भी उसकी शक्ति सैलमेंडर फ्लेम से आगे नहीं जा सकती थी। जहां तक उसकी वर्तमान अर्थ फ्लेम बीस्ट का सवाल था, वो 85वें स्थान पर थी और सैलमेंडर फ्लेम से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। वो आसानी से उसे निगल सकती थी। वो हमेशा ये सोचता रहा था कि उसे अपनी हेवनली नेट अर्थ कोर ब्लेज को अपनी हार्ट रेंडिंग सैलमेंडर फ्लेम निगलने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। ऐसा करने से हेवनली नेट अर्थ कोर ब्लेज ज्यादा शक्तिशाली हो जाती, पर उसने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि दोनों अर्थ फ्लेम्स को पालने में उसने अनगिनत पसीना और खून बहाया था। और अब यह बात तो उसने कभी सोची भी नहीं थी कि उनमें से एक राघव द्वारा निगल ली जाएगी। इसलिए अब नासिर चाहता था कि हेवनली नेट अर्थ कोर ब्लेज राघव के फ्लेम ड्रैगन को निगले। यह मानो एक दाम में 2 अर्थ फ्लेम्स पाना था। लेकिन फिर उसे झटका लगा। उसने पाया कि राघव का फ्लेम ड्रैगन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था जितना उसने सोचा था। भले ही उसकी वास्तविक शक्ति केवल सैलमेंडर फ्लेम जितनी थी, लेकिन उसमें युद्ध कौशल था और वो लाइटनिंग ड्रैगन के साथ मिलकर हमला कर सकता था। यही बात नासिर के लिए सबसे चौंकाने वाली थी। हालांकि अर्थ फ्लेम्स में आत्मा होती है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता बहुत सीमित होती है। उनका हर कार्य स्वाभाविक होता है और वे केवल कुछ साधारण आदेशों का पालन कर सकते हैं। लेकिन राघव के लाइटनिंग और फ्लेम ड्रैगन्स बेहद बुद्धिमान थे और सहयोग करना जानते थे। केवल इसी सहयोग के कारण वे उसके फ्लेम लेपर्ड का मुकाबला कर पा रहे थे, जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। नासिर ये नहीं जानता था कि राघव की अर्थ फ्लेम को उस समय प्राप्त किया गया था जब वो बेहद युवा और अपरिपक्व थी। उसमें बढ़ने और ढलने की बहुत गुंजाइश थी। राघव की देखभाल के चलते वह उसके प्रति बेहद वफादार हो गई थी, जबकि नासिर की अर्थ फ्लेम्स अलग थी। उन्हें गुप्त कलाओं से जबरन वश में किया गया था और वह तब पहले से ही परिपक्व थी। वे उसके आदेश मानने के लिए बाध्य थी।
लेकिन उनके साथ सच्चा संवाद संभव नहीं था। सामान्यतः अर्थ फ्लेम्स अपनी युवावस्था में गुप्त स्थानों पर धीरे धीरे परिपक्व होती थी। इस वजह से उन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता था, और जब वे बाहर निकलने का साहस करती थी तब तक वे प्राय पूरी तरह परिपक्व हो चुकी होती थी। इसीलिए अपरिपक्व अर्थ फ्लेम्स ढूंढना बेहद कठिन था। इसके अलावा नासिर बिजली से बने ड्रैगन को देखकर चौंक गया, क्योंकि वह बिजली से बना था। फ्लेम लेपर्ड उसके टुकड़े टुकड़े कर भी दे तो उसे केवल लाइटनिंग रून्स ही मिलते। फ्लेम लेपर्ड लाइटनिंग रून्स को निगल नहीं सकता था, और वे रून्स अंततः वापस लाइटनिंग ड्रैगन के शरीर में लौट आते, जहां लाइटनिंग ड्रैगन मुख्य योद्धा बनकर लड़ रहा था। वही फ्लेम ड्रैगन लगातार फ्लेम लेपर्ड को काट खुरच रहा था। कभी कभी उसे सचमुच एक टुकड़ा भी मिल जाता, हालांकि वो ऊर्जा तुरंत पचाकर खुद को मजबूत तो नहीं कर पा रहा था। लेकिन कोई भी फ्लेम बीस्ट अगर अपने कोर रून्स धीरे धीरे खोने लगे तो वो अंततः कमजोर होता चला जाता। एक दो टुकड़े लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर ये यूं ही चलता रहा तो नासिर का फ्लेम लेपर्ड कमजोर होते होते अंततः पूरी तरह निगल लिया जाता। तो इसीलिए तुमने खुद को मेरी अर्थ फ्लेम बीस्ट में उलझने दिया, ताकि उसके हमले के पैटर्न और कमजोरियां पकड़ सको। नासिर ने दांत भींचे। उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ चाल चली गई है। स्थिति बेहद साफ थी। दोनों ड्रैगन पूरी तरह तालमेल में थे, जबकि उसका फ्लेम लेपर्ड उन्हें मारने में असमर्थ था। उल्टा वो बार बार फ्लेम ड्रैगन से कटा जा रहा था, और जब फ्लेम ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश करता, लाइटनिंग ड्रैगन बीच में आ जाता। बाहर मौजूद लोगों ने यह सुनकर समझा कि आखिर क्यों राघव को बार बार फ्लेम लेपर्ड द्वारा पीछे धकेला गया था, और जब उसने उसे लात मारकर उड़ाया था तो उस समय तक राघव ने फ्लेम लेपर्ड का पूरा भेद पहले ही समझ लिया था, और अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब यह कहना निरर्थक है, अपनी पूरी शक्ति निकालो? यह कोई खेल नहीं है, और न ही दिखावा करने का समय। यह बदला है, राघव ने कहा। नासिर ने सिर उठाकर जोर से हंसी। अब वो पूरी तरह क्रोधित था। राघव बार बार बदले के बारे में कह रहा था, और अब वो इसे सुन सुनकर थक चुका था। जैसे ही वो बोलने वाला ही था, एक विशाल हथेली अचानक अजीब कोण से आई और नासिर के चेहरे पर पड़ गई। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और इस प्रचंड ताकत ने उसे उड़ाकर फेंक दिया। ये फेस स्लैपिंग कला शायद स्वर्ग के नीचे बेजोड़ है। एल्डर हॉल मास्टर ने हल्की आह भरी। सभी हॉल मास्टर्स लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर को छोड़ अपने मन ही मन सिर हिलाए। राघव की यह चाल प्राकृतिक दाव के क्षेत्र को छूती थी। उसके शुरू करने से लेकर चेहरे पर पड़ने तक ये इतनी परिपूर्ण थी जैसे इसे स्वयं स्वर्ग ने रचा हो। उनके लिए भी ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी फेस स्लैपिंग कला देखी थी। जो डिसाइपल्स बस मजे के लिए देख रहे थे वे चौंक गए, लेकिन उन्हें यह अधिक हास्यास्पद लगा। एक शानदार रैंक 5 सेलेस्टियल को सचमुच सीधे मुंह पर चांटा मारा गया था। हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, नासिर गरजा। शायद उसकी शक्ति स्तर का कोई भी व्यक्ति चेहरे पर तमाचा सहन नहीं सकता। यह उसका जीवन का पहला अनुभव था जब किसी ने उसके चेहरे पर हाथ उठाया था। 5 रंगों की रून्स फूट पड़ी और उन्होंने आकाश में जंजीरें बना डाली। वे जंजीरें हजारों लताओं जैसी इधर उधर हिलडुल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नासिर के पीछे एक विशाल 5 रंगों का मकड़ी जाल फैल गया हो। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, सभी डिसाइपल्स के चेहरे बदल गए। ये कैसे संभव है? वे भयभीत हो उठे जब पाया कि अचानक वे हेवनली दाओ एनर्जी बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे, मानो दुनिया की सारी हेवनली दाओ एनर्जी नासिर द्वारा निगल ली गई हो। और सचमुच ये दिख भी रहा था कि असंख्य धाराओं जैसी हेवनली दाओ एनर्जी उसकी ओर बह रही थी। उसकी आभा भयानक गति से ऊपर चढ़ रही थी। देखा तुमने, यही अंतर है। इसी कारण मैंने कहा था कि राघव के पास कोई अवसर नहीं। एक ऐसा सेलेस्टियल जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय की अवस्था प्राप्त कर ली है, वो तुरंत अपने चारों ओर की सारी हेवनली दाओ एनर्जी अवशोषित कर लेता है। जब तक दूसरों ने यह रियल्म हासिल न कर लिया हो, वे अपनी शक्ति खत्म पाएंगे। फिर वे कैसे लड़ पाएंगे? शांभवी ने आह भरी। ये केवल रंजिता से नहीं कहा गया था। वहां उपस्थित सभी डिसाइपल्स ने इसे सुना।
उनमें से 99% को इस स्तर की बातें जानने का अधिकार ही न था। नासिर की बढ़ती आभा देखकर सभी पर गहरी असहायता छा गई। हालांकि वे भी सेलेस्टियल्स थे, लेकिन यहां वे पूरी तरह दब गए। मुकुल, भुवन और शाहिद तक को अब जाकर समझ आया कि उनके और इन राक्षसों के बीच कितना बड़ा अंतर है। राघव, अब समझे हमारे बीच का अंतर। तुम जैसे कचरे मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं। जल्दी से मर जाओ। जैसे ही नासिर की आभा एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची, उसका रैगिंग क्यूआई तरंगों के रूप में लगातार बाहर फूटने लगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हम दोनों में फर्क यह है कि एक इंसान है और दूसरा मूर्ख। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इंसान और मूर्ख के बीच का अंतर कितना विशाल है। डिवाइन रिंग, राघव गर्जा। डिवाइन रिंग, वो गर्जना मानो देवता की पुकार थी, जिसने पूरे जगत को हिला दिया और हर किसी के हृदय पर गूंज उठी। फेंगफू स्टार, एलियट स्टार, लाइफ फेथ स्टार और एनलाइटमेंट पैलेस स्टार के नीचे स्थित चारों ऊर्जा सीज पूरी तरह सक्रिय हो गए और असीम ऊर्जा उसके भीतर उमड़ पड़ी। उसके पीछे लाल, नारंगी, पीला और हरा 4 रंगों की एक अंगूठी प्रकट हुई। उसने शून्य को कंपा दिया, यहां तक कि युद्ध मंच का अवरोध भी कांपने लगा। 3000 मीटर लंबी यह 4 डिवाइन रिंग घूमने लगी, मानो उसमें स्वर्ग और धरती के महानतम सिद्धांत समाहित हो, मानो वह पूरे संसार के नियमों को अपने में समेटे हो। यह पवित्र और दिव्य दिखाई दे रही थी। यह सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद राघव का पहली बार डिवाइन रिंग को पूर्ण रूप से सक्रिय करना था। यह कैसी तकनीक है, यहां तक कि अवरोध भी प्रभावित हो रहा है। एल्डर हॉल मास्टर स्तब्ध था। राघव की डिवाइन रिंग अवरोध को ही ढीला कर रही थी। वो अवरोध सामान्य नहीं था, यहां तक कि फाउंडेशन फोर्जिंग स्तर के विशेषज्ञ भी इसे हिला नहीं सकते थे। जेड कोर रियल्म से नीचे वालों के लिए तो इसे क्षति पहुंचाना असंभव था, लेकिन राघव की डिवाइन रिंग में कोई ऐसी विचित्र ऊर्जा थी जो इस अवरोध को प्रभावित कर रही थी। एल्डर हॉल मास्टर ने तुरंत गहन विचार किया और गुप्त रूप से अवरोध की शक्ति बढ़ा दी ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। सभी का ध्यान डिवाइन रिंग पर केंद्रित हो गया, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि हवा में खड़ा एक व्यक्ति इसे शांत भाव से देख रहा था। वो व्यक्ति एल्डर मास्टर था। वो वहां खड़ा था और फिर भी कोई उसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं कर सका, यहां तक कि हॉल मास्टर्स भी नहीं। डिवाइन रिंग देखकर एल्डर मास्टर का भाव पहली बार गंभीर हुआ और वो गहराई में सोच में पड़ गया। डिवाइन रिंग की आभा ने नासिर की क्राई ऑफ द हेवनली दाउस की आभा और उसके स्वर्ग धरती से मिलन की सत्ता को पूरी तरह दबा दिया। नासिर हक्का बक्का रह गया। उसने हेवनली दाव ऊर्जा को खींचकर सबको दबाने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। सैद्धांतिक रूप से वह किसी भी सेलेस्टियल को दबा सकता था, लेकिन वह राघव को महसूस ही नहीं कर सका, नहीं हेवनली दाव ऊर्जा से उस पर तालाबंदी कर पाया। मानो राघव मछली हो और उसका हेवनली दाव जल। चाहे जितना पानी इस्तेमाल करो, वह राघव को डुबो नहीं सका। नासिर को यह अंदाज नहीं था कि राघव की डिवाइन रिंग हेवनली दाव ऊर्जा को खींचती ही नहीं, इसलिए उसका प्रभाव राघव पर बेअसर था। जहां अन्य सेलेस्टियल के लिए क्राई ऑफ द हेवनली दाउस घातक बन जाता, वही राघव पर यह पूर्णतः व्यर्थ था। तो क्या हुआ, तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड है। पूर्ण शक्ति के सामने तुम अब भी कचरे से अधिक कुछ नहीं। नासिर गर्जा और मकडी जाल जैसे हेवनली दाव रून्स राघव की ओर दागते हुए अपनी फ्लेम ब्लेड से भी उसके सिर पर वार किया। बूम! राघव ने ब्लड ड्रिंकर से वार किया और फ्लेम ब्लेड से टकरा गया। स्वर्ग हिलाने वाला विस्फोट हुआ। राघव चौंक गया। डिवाइन रिंग के बावजूद वह नासिर की फ्लेम ब्लेड नहीं तोड़ पाया। मूर्ख, तुम सोचते हो मेरी फ्लेम ब्लेड किसी साधारण कला से बनी है। यह फ्लेम कल्टीवेटर की मूल फ्लेम है, मेरी शक्ति का स्रोत। तुम सोचते हो इसे एक वार में तोड़ दोगे? हास्यास्पद। नासिर व्यंग्य से हंसा। उसकी फ्लेम ब्लेड अचानक बदलकर भाले में बदल गई और राघव पर वार किया। बिना चेतावनी अचानक हुए इस रूपांतरण से राघव ने ब्लड ड्रिंकर झुकाकर उसे रोका, लेकिन उसी समय नासिर की आंखों में चालाकी चमकी। उसके दूसरे हाथ में एक फ्लेम स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसने राघव की पसलियों की ओर वार किया। यह तलवार बेहद विचित्र थी। यह फ्लेम रून्स से बनी नहीं थी, मानो एक असली अस्त्र हो जो अत्यंत धारदार था।
उसके पहुंचने से पहले ही राघव के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वह लग जाती तो उसका शरीर तुरंत भेदा जाता। अचानक ब्लड ड्रिंकर से एक खिंचाव निकला जिसने नासिर के भाले को अपनी ओर खींचा। राघव ने उसका सहारा लेकर उस तलवार के वार से बचाव किया। क्या तुम्हें लगता है ये सफल होगा? नासिर हंसा। उसका भाला गायब हुआ और अब राघव के पास सहारा लेने का कोई रास्ता न था। उसी क्षण उसकी फ्लेम स्वॉर्ड विस्फोटक शक्ति से लंबी होकर राघव की ओर बढ़ी। राघव ने पूरी कोशिश की बचाव करने की, पर तलवार उसकी कमर को काट गई। एक लंबा घाव रह गया और उसके रक्त की धार फूट पड़ी। लोग दंग रह गए। फ्लेम स्वॉर्ड दिखने में तो ज्वाला से बनी थी, लेकिन उसमें कोई गर्मी नहीं थी। उसने घाव को जलाकर बंद नहीं किया। ये क्या हो रहा है? रंजिता हतप्रभ थी। जब ज्वालाओं की गर्मी को विशेष कला से संकुचित किया जाता है तो वो धार में बदल जाती है। तब किसी की मूल ऊर्जा अपनी इच्छा से रूपांतरित हो सकती है, शांभवी ने समझाया। राघव को घायल देखकर कई लोग चौंक गए। जो स्त्रियां उसका समर्थन कर रही थी उनके चेहरे पीले पड़ गए। वार बेहद खतरनाक था और लगभग सीधा हृदय पर लग जाता। लेकिन जैसे ही राघव घायल हुआ और रक्त बहने लगा, उसका शरीर झुका और उसने जोरदार लात नासिर की नाक पर दे मारी। क्रैक! नासिर दर्द में करा उठा और हवा में जा गिरा। सभी लोग चौंक उठे। जैसे ही उन्होंने सोचा था कि युद्ध का पलड़ा तय हो चुका है, राघव ने फिर पलटवार कर दिया। राघव ने महसूस किया कि उसके घाव में कोई ऊर्जा घुसकर उसके शरीर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने प्राइमल केओस बीट सक्रिय किया, जीवन ऊर्जा ने उसे तुरंत ठीक कर दिया और वो फिर से नासिर पर टूट पड़ा। नासिर ने हेवनली दाव ऊर्जा से अपना उपचार पूरा किया, पर उसके चेहरे पर आंसू थे। यह भावुकता से नहीं, बल्कि इसलिए कि राघव की लात ने उसकी आंसू ग्रंथियों को उत्तेजित कर दिया था। उसका घाव भर चुका था, लेकिन आंसू अभी तक बहे जा रहे थे। धुंधली दृष्टि से उसने बस एक लाल छाया को फिर अपनी ओर आता देखा। वो विचलित हो गया। हेवनली दावों का संपूर्ण नियंत्रण उसके पास था। दूसरे इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन राघव उससे भी तेज उपचार कर रहा था। राघव ने तलवार से प्रचंड वार किया। एक असीम भारी आभा ने नासिर को जकड़ लिया। स्प्लिट द हेवंस। उसके प्रचंड वार के सामने अब नासिर उपचार या सोच की परवाह नहीं कर सकता था। उसे बचाव करना ही पड़ा। बूम!